ये जो 35 टुकड़े कटे हैं श्रद्धा के, ये चीख चीख के कह रहे हैं कुछ। नजर आता है कि किसी मिशन के तहत ये शायद उसने किया है, अंजाम दिया है। इतना जघन्य अपराध मैंने नहीं देखा अपनी जिंदगी में। आफ्ताब मियां की जहनियत में क्या चल रहा था? तन को धड़ से जुदा करने की नियत थी। क्या लव जिहाद रियलिटी है या फिर ये एक मिथ है? बाबर अपनी बीबी को लेकर नहीं आया था। बाबर आए थे, सब अकेले अकेले आए थे सैनिकों के साथ, उनकी सबकी बीवियां वहीं रह गई थी। यानी आपके जी आज की डेट में आपने क्या बोला? आपने क्या बोला? डेटा आ गया। बाबर इंडिया के जीजा थे। यही है लव जिहाद। तुम कैसे जीजा कह सकते हो? हमारा जीजा हो सकता है, हमारा जीजा नहीं हो सकता। अरे चुप! नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं प्राइम टाइम का सबसे अवार्ड विनिंग शो आर पार। आज मैं बेहद भारी मन से एक संवेदनशील मुद्दा आपके सामने लेकर आया हूं। बीते हफ्ते एक घटना सामने आई और इन घटनाओं ने पूरे देश को हिला दिया। दिल्ली के मेहरौली में श्रद्धा नाम की लड़की को आफ्ताब नाम के उसके लिव इन पार्टनर ने जान से मार डाला। इतना ही नहीं, उस दरिंदे ने श्रद्धा के कई टुकड़े किए, 35 टुकड़े किए। इन टुकड़ों को फ्रिज में रखा और हर दिन एक दो टुकड़ों को ठिकाने लगाने लगा। यह एक ऐसी वारदात है जिसकी कल्पना मात्र से इंसान थर्रा जाए, डर जाए, सहम जाए। आखिर ये कौन सी मानसिकता है? यह सवाल बेहद गंभीर है, क्योंकि श्रद्धा अकेली बेटी नहीं है जिसके साथ ऐसी बर्बरता हुई है। आए दिन देश के किसी ना किसी शहर में ऐसी वारदातें होती रहती हैं। लखनऊ में सुफियान नाम के लड़के ने निधि गुप्ता को चौथी मंजिल से धक्का देकर मार डाला। दुमका में शाहरुख ने अंकिता को जिंदा जला दिया तेजाब डालकर। मुंबई में इकबाल ने अपनी पत्नी रूपाली का गला रेत दिया। यह लिस्ट काफी लंबी है। सवाल यह है कि क्या इन हत्याओं में कोई एक बड़ा पैटर्न है? क्योंकि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का आरोप है कि ऐसी हत्याओं के पीछे सोची समझी लव जिहाद वाली थ्योरी है, साजिश है। दूसरी ओर सियासत का एक वर्ग ऐसा भी है जो आरोपियों को मानसिक रोगी साबित करने वाला कवर फायर देने की होड़ में लगा हुआ है। लेकिन क्या ऐसी क्रूर वारदातों को पर सियासत जरूरी है? आखिर इन बेटियों को सनक वाली बलि चढ़ने से कैसे बचाया जाए? आज इसी पर होगा खास गेस्ट पैनल के साथ एक बहुत बड़ा चिंतन, बहुत बड़ा मंथन, सटीक और गंभीर चर्चा। मेरे साथ देश के युवा भी हैं, मेरे साथ एक बड़ा पैनल भी है, मेरे साथ पुलिस के फॉर्मर आला अधिकारी भी है, मेरे साथ श्रद्धा के दोस्त भी हैं। आज की चर्चा बेहद महत्वपूर्ण है। शहर कोई भी हो, नाम कोई भी हो, लेकिन बेटियों के साथ बर्बरता की कहानी एक सी है। किसी को टुकड़ों में काटकर ठिकाने लगा दिया जाता है, किसी को चौथी मंजिल से फेंक दिया जाता है, तो किसी को जिंदा आग के हवाले कर दिया जाता है। आखिर ये सिलसिला रुकेगा कैसे? ये एक षड्यंत्र है, कहीं लव जिहाद के नाम पर, कहीं धर्म परिवर्तन के नाम पर। अभी कोई आफ्ताब ने श्रद्धा बहन को मुंबई से लेके आया और लव जिहाद का नाम में 35 टुकड़ा कर दिया। देश को मां मानने वाला एक सरकार नहीं होगा तो हर शहर में ऐसा आफ्ताब का पैदा होगा। जरा सोचिए, जिन माता पिता ने अपनी बेटियों के लिए हजारों सपने संजोए हों, जिन बेटियों ने अपने सुखद भविष्य की हजारों प्लानिंग की हो, उन्हें किस तरह नफरत और सनक का शिकार होना पड़ा। चाहे कोई इसे लव जिहाद कहे या कुछ कहे, लेकिन लड़कियां तो हमारी मर रही है। तो मैं मानता हूं कि एक घोर और जघन्य अपराध है। कानून उनको कोई नहीं करेगा, हमको ही करना पड़ेगा, समाज को उतरना पड़ेगा। एक बच्ची का नाम है श्रद्धा, जिसके 35 टुकड़े कर दिए गए। आजकल बेटियां ये समझती हैं कि मेरे वाला ऐसा नहीं होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि बदला लीजिए,
पर इतना जरूर कह रहा हूं, अपने बच्चों को इतने संस्कार दीजिए कि वो ये न कहें कि मेरे वाला वैसा नहीं है। सवाल ये है कि समाज में फैल चुकी इस बीमारी का क्या इलाज है, क्योंकि एक तबका ऐसा भी है जो इस तरह के जघन्य अपराध को भी कवर फायर देने की कोशिश करता है। वो दिमागी बीमार आदमी है, उसे फांसी की सजा नहीं मिलना चाहिए। फांसी की सजा बहुत आसान चीज होती है। यहाँ पे नफरत फैलाने के नाम पे लड़कियों का कत्ल कर दिया गया, 35 टुकड़े कर दिए गए, और आप मुझे बोल रही हैं कि मैं नफरत फैलाने बैठी हूँ। सामान्य घटना है, सामान्य क्राइम है। अरे वो मेंटली डिरेल्ड है, मेंटली डिरेल्ड है तो लगातार ऐसे केसेस होंगे। घर में आग लगी हो तो सबसे पहले खुद अपनी मदद के लिए उठना होता है, यानी बेटियों को बचाना है तो समाज को एकजुट होना होगा। लेकिन क्या निजी स्वार्थ, धर्म, संप्रदाय के ऊपर उठकर देश का हर तबका एक हो पाएगा? क्या वाकई इसमें सांप्रदाय से ऊपर उठकर सबको एक होने की जरूरत है? मेरे साथ बातचीत करने के लिए आज जुड़ रहे हैं अश्विनी उपाध्याय, सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील, उनका अभिनंदन है। सुबुई खान सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आचार्य विवेक विराट हिंदू धर्म गुरु हैं, मेरे साथ शदाब चौहान है, नेता पीस पार्टी के, उनका अभिनंदन है। शोएब जमई है, डॉक्टर शोएब जमई, उनका अभिनंदन है, अध्यक्ष इंडियन मुस्लिम फाउंडेशन के। और मेरे साथ मौलाना साजिद रशीदी है, मुस्लिम चिंतक, उनका अभिनंदन है। और मेरी एक तरफ एलन राव है, पूर्व डीसीपी दिल्ली पुलिस के, और मेरे साथ वेद भूषण है, पूर्व एसीपी दिल्ली पुलिस के। आप दोनों का भी अभिनंदन है और जनता जनार्दन है, आपका भी स्वागत है इस चर्चा में। लेकिन आज का विषय स्वागत करने योग्य नहीं है। आज का विषय जब हम डिस्कस करते हैं तो रूह कांप जाती है। आज का विषय जब हम डिस्कस करते हैं तो आत्मा झन्ना जाती है। आज का विषय जब हम डिस्कस करते हैं तो मन में बहुत बुरे ख्याल आते हैं। लेकिन इस चर्चा को शुरू करने से पहले मैं आपके पास आता हूं राव साहब, और आपसे जानना चाहता हूं 30 सेकंड के अंदर, राव साहब, ऐसा आपने पहले कभी देखा है? मेरी 37 इयर्स की दिल्ली पुलिस की इन्वेस्टिगेशन की सारी सर्विसेज है और 8 साल से मैं वकालत कर रहा हूं। मैंने इतना जघन्य अपराध मैंने नहीं देखा अपनी ज़िंदगी में, और इतना भयावी तरीके से किसी को मार देना, और वो भी अपनी प्रेमिका को मारना, कितना बड़ा उसने कठोर काम किया है। ये ऐसा अपराध मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। जी वेद प्रकाश जी। देखिए, जहां तक कानून की बात है, दिल्ली पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसमें मानता हूं कि लव जिहाद का कोई जिक्र नहीं है। कहीं ना कहीं आफ्ताब मियां की जहनियत में क्या चल रहा था? क्या तन को धड़ से जुदा करने की नियत थी? ठीक है, कानून में इस चीज की कोई धारा नहीं है, कोई प्रोविजन नहीं है, पर कहीं ना कहीं मेंसरिया एक वर्ड होता है जो पढ़ाया जाता है पुलिस में, और जो लीगल वर्ल्ड के लोग हैं जानते हैं, वकील साहब जानते हैं, मेंसरिया कहीं ना कहीं से कोई रिएक्ट कर रहा था, जिस वजह से इतना जघन्य अपराध किया गया। क्योंकि इस तरह के अपराध करने के लिए केवल शिक्षा नहीं, कहीं ना कहीं उसकी बैकग्राउंड जिम्मेदार है, और तमाम समाज को सोचना चाहिए, चाहे वो हिंदू है चाहे मुस्लिम है, उनको तमाम की जिम्मेदारी है कि जो जहन के अंदर जो मेंसरिया है वो कहां से डेवलप होता है, कैसे डेवलप होता है, इसकी जरूर विवेचना की जानी चाहिए। इसलिए मैं तमाम पैनल से रिक्वेस्ट करता हूं कि खुल के अपने विचार रखें। इसमें ठीक है, कानून दिल्ली पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, उसमें लव जिहाद का एंगल नहीं, मैं खुद मानता हूं एज ए पुलिस ऑफिसर, पर आज समाज में बैठा हुआ हूं, आप सारे समाज से जुड़े हुए लोग हैं, पर इस पर जरूर चर्चा होनी चाहिए। और मैं आपका स्वागत करता हूं अमीश जी, आपने एक बेहतरीन सब्जेक्ट को सबके सामने ओपन किया है, जरूर इसका अच्छा रिजल्ट निकलेगा, मैसेज जाएगा, दूर तक जाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन सुफियान, जिसने लखनऊ में निधि गुप्ता को 4थी मंजिल से नीचे गिराया था, योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने उसको पकड़ लिया, और सिर्फ पकड़ा नहीं है, उसके पैर पे भी गोली लग गई है। यह सच्चाई है, उसके पैर पे भी गोली लग गई है। मैं इस खबर के साथ इस चर्चा को ओपन करता हूं और आपसे राय लेता हूं। शुरुआत सुबुई खान आपसे करता हूं इस पैनल में। एक आप मात्र आप महिला हैं, क्या कहना चाहती है, विचार क्या है? अमीश, मैं एक महिला होने के नाते ही इस विषय पर अपनी भावनाएं या अपनी ओपिनियन व्यक्त करना चाहती हूँ। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये मानसिक बीमारी है, इसको मजहब से मत जोड़िए, ये कह के कहीं ना कहीं हम दो विकराल समस्याओं को इग्नोर कर रहे हैं, ट्रिविलाइज कर रहे हैं। जो लोग कहते हैं कि लव जिहाद होता ही नहीं है, या अपराध को या साइकोपैथी को आप किसी चीज से मत जोड़िए, वो कहीं ना कहीं इनवैलिडेट कर रहे हैं निकिता जैसी लड़कियों को, अंजना तिवारी जैसी लड़कियों को, तारा सहदेव जैसी लड़कियों को, अंकिता जैसी लड़कियों को, जिन्होंने एक्चुअली लव जिहाद भोगा है।
लव जिहाद डेफिनेटली होता है अमीश, उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता है। उसका एक पैटर्न है, अगर हम सारे केसेस का एक डेटा निकालें तो एक पैटर्न है जो लव जिहाद से निकल के आता है। मैं पर्सनली उस पर काम कर रही हूँ। 7 चेहरे बदल के लव जिहाद पे हिंदू लड़कियों को फंसाया जाता है, मारा जाता है, धर्म परिवर्तन कराया जाता है। लेकिन क्योंकि ये महिलाओं से जुड़ा मुद्दा है, मैं इस पे एक बात और बोलना चाहती हूँ अमीश, कि इस समस्या को जो ये इस लड़के ने जो श्रद्धा नामक लड़की के साथ ये किया है, उसको 35 टुकड़े में काट के फ्रिज में उसके शरीर को रखा है, उसको हम लव जिहाद सोचकर समस्या को ट्रिविलाइज ना करें। ये उससे भी बड़ा राक्षस है, इसका नाम है साइकोपैथी, इसका नाम है सोशियोपैथी। ये कोई मजहब नहीं देखता है, ये किसी भी मजहब का व्यक्ति किसी के भी साथ कर सकता है, ये पुरुष महिला के भी साथ कर सकता है, महिला पुरुष के भी साथ कर सकती है। कोविड से भी बड़ा पैंडेमिक है साइकोपैथी अमीश, हमें इसको समझना पड़ेगा, इसका पैटर्न क्या होता है। क्यों, देखिए ये 35 टुकड़े करने तक की जो हिम्मत जुटी होगी, उसके पीछे एक बहुत बड़ी अब्यूज की साइकिल होगी। उस लड़की को गाली भी दी गई होगी, उसको चांटा भी मारा गया होगा, उसको मारा भी गया होगा, उसको बहुत जगह अब्यूज किया गया होगा। क्यों लड़कियां या लड़के उस इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल अब्यूज को बर्दाश्त करते हैं, इस पे भी आज बात करने का समय है। क्योंकि अगर हमने इस पैंडेमिक को नहीं रोका तो इस तरह की घटनाएं आम हो जाएंगी। बड़ा इंपॉर्टेंट है शोएब जमाई। देखिए अमीश जी, ये तस्वीर चल रही है पीछे, आप देख सकते हैं, जिसमें आंखें सूजी हुई हैं, गले पर खरोच है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये वाकई बहुत दर्दनाक तस्वीर है। बोलिए डॉक्टर शोएब जमाई। ये देखिए, विदाउट मिंसिंग माय वर्ड्स, हॉरिफिक, ग्रुसम, एक बहुत ही स्पाइन चिलिंग जो वारदात हुई है दिल्ली में। दिल्ली पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन में ये कह रही है कि आर्थिक तंगी में दोनों घिरे हुए थे, बॉम्बे से आए नौकरी छोड़ के यहाँ पे, और ये दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट में है कि झगड़ा होता था, ब्रेकअप हो चुका था, लेकिन साथ रह रहे थे क्योंकि नौकरी लगना था उसके बाद ही। मैं ये कह रहा हूं कि कुछ भी वजह हो, लेकिन आफ्ताब अमीन पूनावाला एक वहशी दरिंदा है, इसको 1 बार नहीं 4 बार फांसी दीजिए आप। इसको आप 4 बार नहीं, मैं तो कहता हूं कि अगर हमारा बस चलता, हालांकि एग्जेजरेटेड ये होगा नहीं, कि इसको गड्ढे में डाल करके ना ये भूखे कुत्ते छोड़ दिए जाए। मैं इसको, ये बर्दाश्त नहीं है समाज में। लेकिन मैं यहां क्यों हूं, शोएब जमाई ये सब क्यों बोल रहे हैं? इसलिए बोल रहे हैं कि स्पीडी ट्रायल हो। जुडिशियल प्रोसेस में जो लैगिंग है, जो बहुत ज्यादा टाइम लगता है, यहां से हम देखना चाहते हैं, मेरे आंखों को ठंडक और कलेजे को ठंडक तब पहुंचेगी जब इस दरिंदे को फांसी के फंदे पर झूलता हुआ देखना चाहते हैं हम। लेकिन ये जो स्पीडी ट्रायल नहीं होता है, जब इस पे बहुत ज्यादा देर होती है तो पब्लिक का विश्वास जो है डगमगाता है। लेकिन कुछ लोग इसी पैनल में आपको दिख जाएंगे, इसमें राजनीति करेंगे, धर्म ढूंढेंगे, माइक्रोस्कोप से लेकर के देखेंगे कौन किसका धर्म है, क्या एजेंडा है। हम एजेंडे के लिए नहीं आए हैं। यहां बेटी की हत्या हुई है, उसके परिवार के साथ संवेदना रखिए, राजनीति मत ढूंढिए, पोलराइज मत कीजिए, किसी इलेक्शन से मत जोड़िए, किसी को डराइए मत। किसी ने इलेक्शन से जोड़ा नहीं, किसी ने पोलराइज करने का प्रयास पिछले 3-4 दिनों में हुआ है। मैं वही कह रहा हूं, ये बहुत गलत बात है और ये क्या लव जिहाद, क्या लव जिहाद, अगर आप जिसकी बात गिरिराज सिंह ने करी, खड़े होते जिसकी हैं बात, तो जस्टिस की बात कीजिए, जिसकी बात कई नेता कर चुके हैं, क्या लव जिहाद रियलिटी है या फिर ये एक मिथ है, या ये सिर्फ एक कहानी है फिल्मों वाली? देखिए, पहली बात तो मैं आपको बताऊं अमीश जी, सठे साठ्यम समाचरित ये भारत का ही सिद्धांत है। जिन देशों ने सठे साठ्यम समाचरित को अपनाया, कठोर कानून बनाया, वहाँ शांति है, समृद्धि है, खुशहाली है। जिन देशों ने उसके हिसाब से नियम कानून नहीं बनाए, वहाँ अशांति है। मैं कानून को अंतर करके देख रहा था। अगर ये जो काम आफ्ताब ने भारत में किया है, इसको फांसी भी नहीं होगी, मैं कानूनन आपको बता रहा हूँ, क्योंकि कानून में कितना झोल है मैं जानता हूँ। इसको होगा आजीवन कारावास, और आजीवन कारावास का मतलब 14 साल। इसको मैंने अमेरिका में देखा, अगर ये काम इसने अमेरिका में किया होता, इसको 700 साल सजा होती। क्यों? क्योंकि भारत में मर्डर की एक धारा है 302, वो टुकड़े टुकड़े करके काट दो, गोली मार दो, गला दबा दो, कुछ भी कर दो, बस 302 एक धारा है। अमेरिका में 10 धाराएं हैं, बुचरिंग अलग, मैनस्लाटर अलग, हेट क्राइम अलग, किलिंग अलग, मर्डर अलग, ग्रूसम मर्डर अलग, 10 धाराएं हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो हमारे देश में जुडिशियल रिफॉर्म नहीं हुआ, मैं बिल्कुल सहमत हूं, पुलिस रिफॉर्म नहीं हुआ, उसका नतीजा है कि यहाँ पे अपराध ज्यादा है। मैं अब बात कंप्लीट कर रहा हूं। क्या कारण है कि लोग मुंबई से दुबई शॉपिंग करने चले जाते हैं और दुबई अपने परिवार को भी अकेले भेज देते हैं। उनको लगता है दुबई में जा रहे हैं, कोई न चेन स्नेचिंग होगी न कुछ होगा, लेकिन मुंबई से दिल्ली भेजने में डरते हैं कि यहां जा रहे हैं, हो सकता है चेन स्नेचिंग हो जाए, हो सकता है किडनैपिंग भी हो जाए, मर्डर हो जाए। क्यों हो जाएगी? क्योंकि भारत में किडनैपिंग की सजा मात्र 7 साल है, अमेरिका में किडनैपिंग की सजा मिनिमम 50 साल है। और अमेरिका में आपने 2 को किडनैप किया 100 साल, 3 को किडनैप किया 150 साल, 4 को किडनैप किया तो 200 साल। तो ये अंतर है।
लेकिन एक बात जो महत्वपूर्ण जो है, सवाल मैंने पूछा उसका जवाब अगर सवाल, आपके पास हाँ, मैं उस पे आ रहा हूं। जैसे आपने कहा कि मैंने ऐसे अपराध बहुत देखे हैं, भारत में भी देखे हैं, और आप सीरिया में देख लिए। सीरिया में तो एक बच्चे को भून के उसकी मां को खिला दिया। आतंकवादियों, ISIS वालों ने क्या किया था, एक बच्चे को भूना और बोला ये तेरा बेटा, इसको खा, खिलाया उसको। ऐसे चीजें होती हैं। एक जरूर मैं अपने दर्शकों से कहूंगा, आप एक बार गूगल करिए डेमोग्राफी ऑफ इंडिया। डेमोग्राफी ऑफ इंडिया में चाहूंगा नेटवर्क 18 के सभी दर्शक एक बार गूगल करके देखें। ईसा से 200 साल पहले भारत की जनसंख्या 14 करोड़ थी। ईसा से 200 साल पहले 14 करोड़। 6वीं शताब्दी में भारत की जनसंख्या 33 करोड़ हो गई। भारत का मतलब अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, ये सारा भारत था। इंडोनेशिया भी भारत का पार्ट था। 6वीं शताब्दी में 33 करोड़ हुई। प्लीज बीच में डिस्टर्बेंस मत करिए। ईसा पूर्व कोई सेंसस, हाँ, शांत रहिए, मैं बता रहा हूं ना। मतलब मैकेनिज्म था। आप लोगों को याद है ईसा पूर्व कितना, मतलब डेमोग्राफी ऑफ इंडिया 2000 साल पहले। अरे भैया, काहे लिए आपको मिर्ची लग रही है? अभी तो मैंने कुछ बोला नहीं, आप पहले समझ गए। वाक्य वो कंप्लीट करें। आपने भी 2.5-3 मिनट बात रखी, वो भी अपनी 40 सेकंड और बात रखे, फिर आप। मैं दर्शकों से कहूंगा डेमोग्राफी ऑफ इंडिया देखिए। सुनिए, 6वीं शताब्दी में भारत की जनसंख्या 33 करोड़ थी। 7वीं शताब्दी में भारत जनसंख्या 40 करोड़ हो गई। कहना क्या चाह रहे हैं आप? अरे पहले फैक्ट तो सुनिए, तब आप समझ, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा, बिना कहे समझ में आएगा। 7वीं शताब्दी में भारत जनसंख्या 40 करोड़, और 8वीं शताब्दी से कैसे कम हुई है देखिए। 8वीं शताब्दी में 39 करोड़, 9वीं शताब्दी में 38 करोड़, 10वीं शताब्दी में 36 करोड़, 11वीं शताब्दी में 33 करोड़, 12वीं शताब्दी में 28 करोड़, 13वीं शताब्दी में 23 करोड़, 14वीं शताब्दी में 18 करोड़, 15वीं शताब्दी में बाबर आया तो 13 करोड़, और फिर 16वीं शताब्दी में 14 करोड़। यानी ईसा से 200 साल पहले 14 करोड़, और 16वीं शताब्दी में 14 करोड़। यानी 1900 साल में भारत जनसंख्या बढ़ी नहीं, यानी भारत कटता रहा, भारत बढ़ता रहा। 21वीं शताब्दी ने 100 करोड़ पार। अच्छा, ये भी तो बताओ। हाँ, बता रहा हूँ। 21वीं शताब्दी में 100 करोड़ पार, सेंचुरी लगा दी। दूसरा बल्लेबाज 20 रन बनाया, और एक बल्लेबाज 100 रन पार कर दिया। बस एवरेज भी नोट कर लीजिएगा। एक मिनट, बहुत परफेक्ट है। अब आप ध्यान से सुनो। 15वीं शताब्दी में भारत की जनसंख्या 13 करोड़। बाबर आया है। बाबर अपनी बीबी को लेकर नहीं आया था। बाबर आए थे, सब अकेले अकेले आए थे सैनिकों के साथ, उनकी सबकी बीवियां वहीं रह गई थी। यानी 15वीं शताब्दी भारत में मुस्लिम नहीं थे। यानी आपके जी आज की डेट में क्या बोला आपने? क्या बोला अभी आप? ये क्या बोला आपने अभी? आपने क्या बोला? रिपीट करिए। व्हाट ही सेड? आपने सुना क्या बोला? क्या बोला? बाबर जी जाते हमारे, इंडिया के जी जाते हो। अरे इनकी आप सुनिए तो, इनका डेटा आ गया। बाबर इंडिया के जीजा थे, भारत के जीजा थे बाबर, इनके हिसाब से। जी। आपने बोला अभी मुगल की मां, ये बोला कि नहीं बोला? किसने सुना वो हाथ खड़ा करे। नहीं सुना। अरे उनके अंदर की बात आ गई ना। शुएब भाई, यही है लव जिहाद। आपकी जो मानसिकता है कि विदेशों से आक्रांत आएंगे, सुनिए। इसी मानसिकता के कारण आज हमारा देश भुगत रहा है। इसी को लव जिहाद बोलते हैं। अच्छा। आपकी मानसिकता है कि विदेशी आक्रांता, बर्बर आक्रांता यहाँ पे आकर हिंदू बेटियों के साथ शादियां करें या फिर उनको इनवैलिडेट करें। उनको आप बोल रहे हैं कि भारत का जीजा है बाबर। इसको आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। हमारे जीजा बाबर कैसे हो सकता है? बताता हूं। भारत की बेटियों के ऐसे वर नहीं होते थे भाई, हमारे यहाँ स्वयंवर होते थे। हमारे यहाँ वर्ग चरित्र पे चुने जाते थे। ये हंसने की बात नहीं है, ये हंसने की बात नहीं है। सुनिए, मुगल बादशाहों ने क्या यहाँ के हिंदुओं से शादी नहीं की? आप इत्मीनान से अपनी बात रखिए। हाँ बोलिए, खड़े होके बोलिए। लड़कियों को फंसाते हैं, खड़े होके बोलिए। इनमें से ही एक ये भी है, यही है। ये आपका कहना है, ठीक है। आप क्या कह रहे थे? देखिए, जो मानसिकता जहनियत में आप बता रहा था शुरू के अंदर, जो डेटिंग साइट पर जो आफ्ताब मियां ने जो लड़कियों की सर्च की है, उसमें 20 लड़कियां हिंदू थी। मुस्लिम लड़की क्यों नहीं थी पूछे जो। जी खड़े होके बोलिए। जी आप एक सेकंड एक करके अपनी बात रखें। मीडिया पे आप ये बात बोल के हंस रहे हैं, दैट्स नॉट द राइट शर्म आनी चाहिए। दैट्स नॉट द राइट एटीट्यूड। आप भारत में रह के आप उसके बारे में ऐसा नहीं बोल सकते। आपको पता है बाबर कौन थे? आपको पता है बाबर कौन थे? एक सेकंड, दिस इज नॉट द राइट वे सर, दिस इज नॉट द राइट वे। अच्छा मैडम, आप प्लीज शांत होइए। उनकी आपत्ति, आप हंस क्यों रहे थे? मैं एक सेकंड, अश्विनी जी एक सेकंड बोलिए। आपको 30 सेकंड मैंने दिए। एक तो आपको पहले अपने शब्द वापस लेने चाहिए, दूसरा आपको हंसने का क्या मतलब था? हंसने का क्या मतलब था? ठीक है, मैं समझ गया। अच्छा एक सेकंड, किस किताब में लिखा बता भी दीजिए। मैं बता रहा हूँ, सुन लीजिए। इसमें यहाँ से आपत्तिजनक कुछ नहीं है। मुगल के राजाओं ने हिंदू से शादी की। नहीं सुनिए,
ये बताइए अकबर ये आपत्तिजनक है। बाबर हिंदुस्तान का जीता कैसे हो सकता है? लुटेरा बाबर कैसे हिंदुस्तान का जीता बोल रहे हो? अकबर ने आप बैठिए, मेरा निवेदन है। हमारा जीजा नहीं था वो। अरे इनसे पूछिए ना। होगा आपका पोता होगा, हमारा नहीं था, हमारे लिए आक्रांत था। अच्छा ठीक है, आप मैडम मेरा निवेदन है। ऑडियंस मैं जान रहा हूँ, मैडम आप देखिए, आप शांत होइए, आप लगातार बीच में बोल रही है। मेरा आपसे भी निवेदन है, आप लगातार अब मुझे आप बोलने नहीं। शोएब जमील, मैं आपको मौका दे रहा हूँ, लेकिन आप अपनी बात को सीन में दायरे में रखिए और संभल के रखिए। मेरा निवेदन है, फैक्चुअली रख रहा हूँ, किसी को ऑफेंड होने की जरूरत नहीं है। अच्छा सर, अब मैं आपको मौका दूंगा ना आगे। किसी को ऑफेंड होने की सिद्धार्थ जी, मैं जरूरत आपको नहीं मौका है। दूंगा। सुनिए अमीश, किसी को ऑफेंड होने की जरूरत नहीं। अकबर की पत्नी जोधाबाई थी, हिंदू धर्म से थी, तो जो उनके जो राजपूत थे राजस्थान के, जो जोधाबाई के जो ये भाई थे, ठीक है ना, अरे जो आपके बाबर धर्म भाई, कहाँ, अकबर कहाँ भैया? वो तो यहाँ से मैं बाबर आपका की जीजा बात ही कर रहा होगा हूँ। ना। अकबर कितने बाद वो में तो आया? जीजा ही हुआ ना। डिरेल आपने करने की कोशिश करी है। हुमायूं का लड़का अकबर, अरे क्या बात कर रहे हो? बाबर को अरे अकबर की बात हो रही देखिए, है। मेरे साथ 3 मेहमान हैं जो अभी तक बोले नहीं है। अब एक सेकंड, हिंदू समाज 3 मेहमान हैं जो बोले नहीं है। एक सेकंड, इंटरफेथ मैरिजेस हुए। अच्छा ठीक है, हुए कि नहीं हुए? एक सेकंड सर, आप हुए ना? मैं आपको मौका दूंगा। मैडम सर बोले नहीं है, रशीदी साहब ने बोला। जोधाबाई कौन थी? अरे जोधाबाई कौन थी? अरे बाबर था, क्या बात कर रहे हैं? शांत एक सेकंड, मैं बताओ मैं कौन था? आपकी बात तो को समझ यहाँ रहा हूँ, लेकिन आप मुगलों अपनी बात ने को- यहाँ पे इंटरफेथ मैरिजेस किए। एक सेकंड सर, सलीम की माँ कौन थी बताओ? सर, ये वही बात है कि हम जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दूसरे तरीके से। कोई जस्टिफाई नहीं किया। इन्होंने कहा जब बातें यहाँ से इतिहास की, तो मैंने इतिहास कोट किया। उन्होंने बिल्कुल कुछ नहीं करा, बात को आपने इन्होंने करा। इतिहास कोट नहीं, किया, तो आपने मैंने गलत इतिहास कोट- कोट किया। आपने तो इतिहास का ई भी नहीं आपने बोला इस पूरे इसलिए मैंने विषय कहा बाबर हमारा नहीं है, बाबर आप- आप ही का है, और अकबर भी आप ही के हैं। ठीक है, मुगलों का रिश्ता मुसलमानों से नहीं था, मुगलों का रिश्ता राजपूतों से था। देखिए, ये बात अब आप आप समझिए। गलत टेरिटरी एंटर कर रहे हैं। क्या मेरा मुगलों निवेदन का है। रिश्ता अच्छा, राजपूतों ठीक है, से नहीं था? देखिए, सबसे पहले आप तो लगातार शोएब बोलेंगे इंटरफेथ क्या? मैरिजेस नहीं नहीं, था। ये क्या बोलो। तरीका है? किसी नहीं, आप और को नहीं बोलो। बोलने देंगे आप? ये कमाल बात है। मैं अरे आप इसको अब डिनाई एक कैसे कर कड़वी सकते हैं बात यार? बोल देता हूँ, एक सेकंड। थोड़ी सी मिर्ची और लगेगी। ये मानसिकता दर्शाती है कि आप किस सोच के लोग हैं। मुगल का यही जीजा बन गया तो मानसिकता बुरा लग दिखाती गया है। आपको। अब आप किसी को बोलने नहीं देंगे। एक अपनी बात को है वो ना? रख ले, फिर वो पहली बार बोल रहे हैं, 1 मिनट हाँ, बोलिए। यही मानसिकता दिखाती है कि कैसे गजवाए हिंद करना है, कैसे हिंदू बेटियों को, बहुओं को अपने धर्म में लेना है, उनसे संतानों को पैदा करना है और उसको मुसलमान बनाना है। यही इस्लाम है। जो इस्लाम सिर्फ हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों का है। मैं पूरी दुनिया घूमता हूं, अभी 2 दिन पहले ही दुबई से आया हूं, वहां ऐसा नहीं है। वहां ये इस्लाम नहीं है, ये इस्लाम यहाँ के मुल्ले मौलुओं का बनाया हुआ है। ये बिल्कुल, तुमने क्या कहा? तुमने कैसे चीजा कहा? तुमने कैसे चीजा कहा? तुम कैसे चीजा कह सकते हो? तुम्हारा चीजा हो सकता है, हमारा चीजा नहीं हो सकता। तुम्हारा चीजा हो जाएगा बेटा। अरे डिनाई करो। अरे चुप, अरे चुप। आप इसको निकालिए। हरा नहीं है बाबर, कैसी मिर्ची लग गई? मैंने कहा था एक शब्द बोलूंगा और मिर्ची लग जाएगी तो सबको। साथ में डिबेट नहीं करूंगा। देता वीडियो वायरल हुआ। तुमने कैसे चीजा कहा? तुमने कैसे चीजा कहा? तुम कैसे चीजा कह सकते हो? तुम्हारा चीजा हो सकता है, हमारा चीजा नहीं हो सकता। तुम्हारा चीजा हो जाएगा बेटा। अरे डिनाई करो। अरे चुप, अरे चुप। आप इसको निकालिए। हरा नहीं है बाबर, कैसी मिर्ची लग गई? मैंने कहा था एक शब्द बोलूंगा और मिर्ची लग जाएगी तो सबको। साथ में डिबेट नहीं करूंगा। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ तमाम मेहमान हैं। एक आर्गुमेंट हुआ, उसके बाद एक गुस्सा हुआ, लेकिन उसके बाद मामला सेटल डाउन हो गया। मैं डिबेट में वापस लौट रहा हूं। मैं आपके पास आता हूं सीधा। रशीदी साहब, अब अपनी बात को रखिए। ये एक हॉरिफाइंग क्राइम हुआ है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, क्राइम होता है। उसको अगर आप किसी भी मजहब से या किसी भी सोसाइटी से जोड़कर देखेंगे तो कहीं ना कहीं नफरत फैलेगी। जी, अभी डीसीपी साहब ने कहा, मुझे बड़ा अफसोस हुआ, इन्होंने कहा कि 36 साल के अरसे में मुझे ऐसा
जघन्य अपराध नहीं मिला जी। इंजीनियर राजेश गुलाटी जिसने अपनी प्रेमिका और अपनी बीवी के 72 टुकड़े किए थे। अरे भाई साहब, मैंने दिल्ली देहरादून तो नहीं बोला। उन्होंने दिल्ली की बात कर दी, वो दिल्ली की दिल्ली देहरादून तो नहीं बोला। मैं दिल्ली की बात कर रहा इन्होंने हूं। दिल्ली, इन्होंने भी दिल्ली नहीं बोला। मुझे बोलने दो, मुझे बोलने दो, मुझे बोलने दो। अच्छा ठीक है, मुझे बोलने दो, मुझे बोलने आप अपनी दो। बात बीच में इंटरप्ट नहीं करना चाहिए। निठारी कांड किसने नहीं सुना? क्या हुआ निठारी कांड में? कौन नहीं जानता? इससे भी जघन्य अपराध था वो। मासूम बच्चों के साथ क्या कुछ नहीं हुआ। नैना साहनी का कांड कौन नहीं जानता? इतने मशहूर कांड हैं ये। उन्होंने कौन सी किताब पढ़ी थी? वो कौन सा लव जिहाद कर रहे थे? बिला वजह का मुसलमान को टारगेट करना, बिला वजह का इस्लाम को टारगेट करना, धर्म को। हम तो नहीं किसी धर्म को टारगेट करते। अपराधी अपराधी होता है, उसका धर्म से कोई लेना देना नहीं होता। अगर वो धर्म को पढ़ ले तो अपराधी ना करे। कोई भी धर्म आपको अपराध नहीं सिखाता। ना हिंदू धर्म अपराध सिखाता है, ना इस्लाम धर्म अपराध सिखाता है। और ये अपराध तो इतना खतरनाक अपराध है कि इसको तो कोई सपोर्ट कर ही नहीं सकता। जी जी, सुबोई खान। जी जी अमीश, मैं 2 बिंदुओं पे बोलना चाहती हूँ, फिर चाहे पूरी डिबेट में मत बुलवाइएगा। शुएब भाई को एक कहावत बताना चाहती हूँ। अंग्रेजी की एक कहावत है, लेट मी गिव यू द टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन। आपने अभी बाबर को पूरे भारत का जीजा बोला। जीजा नहीं, अमीश प्लीज, अमीश प्लीज, मैं इसलिए बताना चाहती हूँ ताकि इन्हें और पूरे देश को पता अगर उन्होंने कुछ गलत बोला उसको बार बार रिपीट क्यों करें? मेरा पॉइंट है। अमीश, मैं मानसिकता प्लीज नहीं, आप क्यों उछल गए? जोधा भाई आज हमारे बीच में नहीं है। मैं आपकी कम्युनिटी को बिलोंग करती हूँ। सुबुही खान आपके बीच में नहीं, मेरी कम्युनिटी से नहीं हुआ। मैंने एक हिंदू ब्राह्मण से शादी की है। मेरे हस्बैंड का नाम है श्री नील रतन झा। अगर मैं आपसे कहूं कि मुसलमानों का जीजा एक हिंदू ब्राह्मण, आपको कैसा लगेगा? मैं तो मानता ही कैसा लगेगा आपको? अपने दिल पर हाथ रख के पूछिए कैसा लगेगा आपको? मैं आपको मुसलमान ही नहीं मानता। अमीश, मैं आपको मुसलमान ही नहीं मानता। और मैं नहीं, पूरा देश आपको मुसलमान नहीं मानता। नहीं, अब आप सर्टिफिकेट नहीं दे सकते ना कौन मुसलमान है कौन पूरा नहीं। देश आपको मुसलमान नहीं मानता। आप कहते रहो, आपके कहने से क्या होगा? अरे भैया, कहते रहिए आप। अल्लाह मानता हूँ मेरे लिए काफी है, मुझे किसी इंसान से क्यों बनवाना है? अल्लाह नहीं तो कहा है कि जब तक, सुनिए, अल्लाह ने कहा है कि जब तक लड़का या लड़की ईमान न ले आए शादी नहीं हो सकती। आप तो हरामकारी कर रही हैं, जिनाकारी कर रही हैं। अल्लाह कहाँ कह रहा है? इस्लाम में इसको हरामकारी कहते हैं। अच्छा ठीक है, इस्लाम में इसको जिनाकारी कहते हैं। एक सेकंड, इस्लाम में इसको जिनाकारी कहते हैं। जो आप शब्द बोल रहे हैं इसका अर्थ बिल्कुल मुझे नहीं पता है। इस्लाम में इसको जिनाकारी कहते हैं। शादी न बोलना चाहिए। इस्लाम में शादी नहीं मानता। सुनो तो मेरे भाई, आप जिनाकारी कर रहे हैं, आप हरामकारी कर रहे हैं। इस्लाम मैं बता रहा हूँ, अगर कोई हिंदुस्तान का मुफ्ती इनकी शादी को जायज करार दे दे। अच्छा मैं बता रही हूँ। अरे मुझे जवाब तो एक बात बताइए, एक सेकंड, जो जोधा भाई और अकबर की शादी को मानता था? मैं नहीं मानता। तो फिर कमाल की, फिर क्यों बोला जीजा है? माफी मांगो, माफी मांगो, फिर माफी मांगो, माफी मांगो। तो उस केस में अगर आप वो केस नहीं मानते तो जोधा भाई का केस कैसे मानते? तो माफी मांगे, माफी मांगे, कमाल होगी। इसको कैसे माफी मांगेंगे आप? एक मिनट, सामाजिक इशू पे कैसे माफी देखिए, ठीक है, ये समाज है। मुस्लिम हिंदू लड़की आके मुस्लिम से शादी कर दे वो जायज, लेकिन मुस्लिम लड़की अगर हिंदू से करे तो अरे कौन जायज कह रहा है भाई साहब? प्लीज काफिर से अश्वनी जी नहीं जायज कह रहे हैं हम। काफिर से करे तो वो हराम नाजायज। अच्छा सुनिए, जायज और सुनिए क्या क्या जायज है, मैं सुप्रीम कोर्ट बताता हूँ। 3 तलाक जायज, 4 शादी करना जायज, हलाला जायज, मुताह जायज, मिस्यार जायज, तहर्रुस जायज, ये सब जायज। 20-20 बच्चे पैदा करना जायज, लेकिन जनसंख्या नियंत्रण करना जायज 100 करोड़ तो इंटरनेट से डाउनलोड हुए हैं एक बार में। 100 करोड़ जो है इंटरनेट से डाउनलोड हुए हैं भाई साहब के हिसाब से। ओके ओके, वो तो पैदा नहीं हुए, मेरे साथ उसमें कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हुआ। श्रद्धा का दोस्त जुड़ रहा है, स्क्रीन पे लेके आइए उनको। रजत शुक्ला मेरे साथ इस समय जुड़ रहे हैं, जैसा मेरा वादा था, और मैं चाहता हूं कि आप भी उनके साथ, मेरे साथ मिलकर उनसे सवाल पूछे। रजत जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी बिल्कुल। रजत, जो आफताब ने श्रद्धा के 35 टुकड़े करे, आपकी दोस्ती, बहुत अफसोस है हमें। आपके पास क्या जानकारी है? क्या जानकारी है आपके पास? आफताब को जितना जाना था शुरुआत में, जो ढोंग रचा था उसने प्रेम का, वो उसके व्यक्तित्व का सिर्फ कुछ प्रतिशत है, जो हो सकता है 1-2% है। उसके अलावा वो नजर आता है कि किसी मिशन के तहत ये शायद उसने किया है, अंजाम दिया है। क्योंकि हर जो इंसान जो कॉन्शियस है, समझदार है, वो समझ सकता है कि किसी इंसान के 35 टुकड़े
इतने प्रिसिशन से करना, और उन 35 टुकड़ों को, श्रद्धा की हाइट करीबन 5 फुट 6 इंच थी, इतनी लंबी चौड़ी लड़की को काट कर एक फ्रिज में प्रिजर्व करना, उसी में अपना खाना रखना, उसी में फिर उसके बाद उसी घर में रहना और लड़कियां ले आना, इसने ऑलमोस्ट कंप्लीट पूरा मर्डर पुल ऑफ कर लिया था और एविडेंसेस भी हद तक मिटा दिए थे। पर ये अब मान ले कि ऊपर वाले की कृपा है जिसकी वजह से आज ये पकड़ा गया है, और बहुत मुमकिन है कि इसके नेटवर्क्स के बारे में भी पता चल जाए, जिससे पता लगे कि क्या ये किसी टेररिस्ट मिशन के तहत ये चीजें कर रहा था। क्योंकि क्रोनोलॉजी देखिए आप, जिस तरीके से चीजें होती जा रही हैं हमारे देश में, उसी का कहीं ना कहीं एक अंश नजर आता है। आपको मिशन क्यों लग रहा है? मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं, मेरे साथ एक फॉर्मर डीसीपी और एक फॉर्मर एसीपी बैठे हुए हैं। मिशन क्यों लग रहा है आपको? और आपको इस समय देश की जनता सुन रही है, मेरे स्टूडियोज में देश के कई युवा बैठे हुए हैं जो आपको सुन रहे हैं इस समय। मिशन क्यों लग रहा है, आप मुझे अगर बता पाए तो। क्योंकि जितना आफ्ताब को शुरुआत में देखा गया था, आफ्ताब ने पूरी तरीके से अपने व्यक्तित्व को बहुत ही पॉजिटिव शो किया था। बहुत ही ज्यादा समाज के जो भी तत्व है, छोटे बड़े, जरूरी ना जरूरी, उन सभी पर उसका जो मुद्दा था वो इस तरीके का था जिससे कि कोई भी इम्प्रेस हो जाए और सोचे कि वाह, ये इंसान कितना जागरूक है और ये कितना परिपक्व है और ये कितना आशावादी है, ये कितना अच्छा है, सभी अच्छी अच्छी चीजें। लेकिन धीमे धीमे जिस तरीके से उसने वॉयलेंस किया है, उससे कहीं ना कहीं ये नजर आता है कि कोई इंसान उसके साथ नहीं रह सकता, बावजूद उसके साथ श्रद्धा जैसी बोल्ड, एक्सप्रेसिव, ब्लंट लड़की थी। उसके पीछे कोई ना कोई बहुत बड़ा कारण रहा, बहुत बड़ा कारण है। एसीपी साहब, एक सवाल पूछा जाता है। मेरा एक सवाल है आपसे बेटे, मेरा सवाल ये, जो इसके हाथ पर लिखा हुआ था फेथ और होप, जिस डिजाइन के अंदर लिखा हुआ था, क्या आपने उसको उस टाइम पर देखा था या बाद में उसने अपने हाथ पर एनग्रेव कराया था? ये टैटो के बारे में मैं बहुत नहीं जानता। मेरे कुछ दोस्त थे जो आफ्ताब से पर्सनली मिले थे और उन्होंने जितने बार मिले हैं, 2 बार ऐसा हुआ था जब मिलने की मजबूरी पैदा हो गई थी। एक बार जब आफ्ताब ने उसके ऊपर बहुत हाथ उठाया था, और एक बार जब श्रद्धा ने खुद मैसेज करके कहा था कि मुझे रेस्क्यू करो, नहीं तो हो सकता है कि ये मुझे मार देगा। तो मैं आप लोगों को गौर करने लायक बात ये बता रहा हूं कि आफ्ताब वाकई में किसी न किसी मिशन से इसलिए जुड़ा हो सकता है क्योंकि एक ऐसी इंसान जो शायद कमजोर हो, बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो, वो शायद इसके जाल में शायद फंस भी जाए। ठीक है, एक लेकिन श्रद्धा जैसी सवाल पूछे जा रहे हैं, लड़की किस एक सेकंड आप रुक जाइए। एक शोहेब जमैया यहाँ पे जो सवाल पूछे जा रहे हैं और शदाब भी पूछे जा रहे हैं। छोटा सवाल, क्योंकि आप दोस्त हैं तो आपको पता होगा कि जिस फ्लैट में श्रद्धा और आफ्ताब रहते तो वहाँ पार्टी भी होती थी, और उनका एक दोस्त था खत्री जो नेपाल भाग चुका है। ये इनसाइडर मीडिया की ही इनसाइडर आप कहना चाहते हैं, सवाल क्या आपका? जो एक कॉम्प्लिस था, जो वहाँ के बीट अफसर थे, पूरे बीट अफसर को हर घर का पता होता है क्या क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, वहाँ पार्टियां होती थी। तो आपको लगता है कि सिर्फ आफ्ताब अकेले इन्वॉल्व होगा या कोई उसका साथी भी होगा जो इसमें साथ दे रहा होगा? ओके, आपको 100% श्योर मैं कह सकता हूं कि ये आफ्ताब के अकेले के करने का काम नहीं है। एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम भी एक बॉडी को 35 टुकड़ों में करके एक फ्रिज में प्रिजर्व करने के लिए एक अकेला इंसान सक्षम नहीं है। ये एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग के तहत किया हुआ मामला नजर आता है। जो श्रद्धा के भी दोस्त थे, आफ्ताब के दोस्त, आपका सवाल ले लेता हूं। कोई खत्री भी दोस्त था आफ्ताब का जिसका जिक्र शोहेब जमई कर रहे हैं इधर? आप दोहराएंगे प्लीज? खत्री को जानते हैं? किसी खत्री को जानते हैं आप? आफ्ताब ये मेरे ख्याल से ये शोएब जमाई जो भी है, ये इनके कोई दोस्त होंगे, मैं तो नहीं जानता हूँ। अच्छा, आप नहीं जानते? ओके, वो कह रहे हैं कोई खत्री को वो नहीं जानते। जी। नहीं, ये तो टैटू के बारे में भी नहीं जानते। अब टैटू के बारे में आपके पास कहाँ का टैटू बने हुए, कौन जानेगा यहाँ पर? अब चोर की दाढ़ी में तिनका, अब चोर की दाढ़ी में ठीक है, आप एक सेकंड, अकेले का काम नहीं है। अच्छा, शदाब लोग हैं उसमें साथ। कौन लोग हैं देश के सामने? आज आपका दिन ठीक नहीं है मेरे हिसाब से।
नहीं, मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि अभी आपने कहा कि कुछ उसने रेस्क्यू करने की बात कही थी श्रद्धा बहन ने। अगर उसने बात कही थी और फ्रेंड्स वहां गए थे, क्या कोई कंप्लेन किया गया? और जब पहले से ये डर लग रहा था, अगर कोई लड़की रेस्क्यू जैसे वर्ड का इस्तेमाल कर रही है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डेफिनेटली उसकी जिंदगी, उसकी जान खतरे में है, तो दोस्तों का जो दायित्व क्यों नहीं निभाया गया? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? एक सेकंड, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? मैं सीधा उनके पास चलता हूं। बिल्कुल, इस चीज को बहुत ही संवेदना से लिया गया था और तो रेस्क्यू क्यों गए भी थे, ग्रुप में लोग गए थे। आफ्ताब को पूरी तरीके से उस दिन ये हिसाब क्लियर था कि उसको पुलिस के हाथों दे देना है। दिया क्यों नहीं? श्रद्धा ने हमें रोका, श्रद्धा ने मना किया, श्रद्धा ने मना किया कि आप इसको पुलिस के हवाले मत करिए, एक मौका दे दीजिए। जी। आफ्ताब भी, जो कि एक ढोंगी इंसान है, सरासर झूठा इंसान है, उसने उस वक्त डरने जैसा ढोंग रचाया। ये मैं जानना चाहता हूँ, श्रद्धा अपने माँ बाप के टच में नहीं थी? श्रद्धा अपने माताजी के साथ टच में थी, पिताजी के साथ ज्यादा टच में नहीं थी। जी, अभी श्रद्धा के दोस्त ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली जो मैं, कोई मुस्कुराने की बात नहीं है, एक लड़की के 35 टुकड़े हुए हैं, मेरा निवेदन है। प्लीज, मैं नहीं हो रहा हूं। जी। आप मैं एक्सैजरेट मत करो यार। मैं अपने भारत की सभी बच्चियों को एक मैसेज देना चाहती हूँ। श्रद्धा के दोस्त ने एक बहुत अच्छी बात अभी बोली कि वो बहुत ऐसा व्यक्ति था जिसको देखकर लगता था पॉजिटिव है, बहुत सोशल है, एक्टिव है। ये जो साइकोपैथ्स होते हैं जिनकी बात अभी मैं कर रही थी, वो बहुत चार्मिंग होते हैं। जब लड़कियों को वो मिलते हैं तो ऐसे लगता है कि अरे वाह, हमारे सपनों का राजकुमार मिल गया। तो उनको पहचानिए, वो चार्मिंग लड़के आपको फंसाते हैं। हम लड़कियों भी अपनी साइकोलॉजी पे मनन करें कि हमें एंग्री यंग मैन क्यों पसंद आते हैं, हमें गन लेने वाले, बाइक पे स्टंट्स करने वाले लड़के क्यों पसंद आते हैं, हमें तुलसी पूजन करने वाले या गौ पूजन करने वाले लड़कों में अपना जो है सपनों का राजकुमार क्यों नहीं दिखाई देता है। हमें खुद अब्यूजिव, साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब, अग्रेसिव, वायलेंट लड़के पसंद आते हैं क्योंकि फिल्मों में हमें वही हीरो दिखाए जाते हैं। हमें मनन करना पड़ेगा कि हम किस तरह के लड़कों को चुन रहे हैं। जी। मैं देखिए, शादाब चौहान, क्योंकि लव जिहाद हमारा टॉपिक है, लव जिहाद की फाइल्स, और जो गिरिराज सिंह ने महत्वपूर्ण बात बोली, और मैं इस बात पर इसलिए आना चाहता हूं। संजय राउत ने कहा कि श्रद्धा हत्याकांड को लव जिहाद कहें या कुछ और कहें, लड़कियां तो हमारी ही मर रही हैं। और इसमें मेरे पास कुछ एग्जाम्पल भी है। श्रद्धा और आफ्ताब मई 2022, नीति गुप्ता सुफियान नवंबर 2022, अंकिता शाहरुख अगस्त 2022, बबली रानी शहजाद सितंबर 2021, दिशा मिश्रा इमरान अगस्त 2021, निकिता तोमर तौसीफ अक्टूबर 2020, एकता देशवाल और शाकिब जून 2019। ऐसे और भी मेरे पास लिस्ट है। क्या आपको लगता नहीं है कि जब हम इसकी बात कर रहे हैं, रूपाली को मुंबई में इसलिए उसका गला काट दिया जाता है क्योंकि वो बुर्का नहीं डालती और वो उसका पति था। ऐसा कैसा प्यार जो शादी से पहले नहीं है, शादी के बाद भी नहीं रह रहा? जवाब इस बात का। बिल्कुल अमीश, श्रद्धा बहन के साथ जो दरिंदगी की गई उसका ना कोई फेवर हो सकता और विचार भी नहीं हो सकता। और हम तो मांग करते हैं कि ऐसे लोगों को फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए बीच चौराहे पर पत्थर मारने की सजा देनी जाए, जो पूरी दुनिया को मिसाल बने कि यह भारत महिलाओं का सम्मान करने वाला देश है। लेकिन अफसोस, हम 3 दिन बात करेंगे कि बेटी मर गई, फिर सब जाकर के घर बैठ जाएंगे, सब घर बैठ जाएंगे। 4 दिन बाद फिर हत्या होगी। मैं कह रहा हूं कि हत्यारा कोई भी हो, आपने जिनका नाम लिया उनमें एक नाम और जोड़ दीजिए कि गाजियाबाद में प्रीति शर्मा, वो उसने एक व्यक्ति का मर्डर किया। सुबुही ने आज बहुत अच्छी बात कही, फिरोज का सुबुही ने बहुत अच्छी बात की कि एक साइकोपैथी है। इसको रिलीजन और कास्ट से जोड़ेंगे तो भारत की बेटियों को सम्मान नहीं मिलेगा, भारत की बेटियां अपमानित होती रहेंगी। आज एक सख्त कानून की जरूरत है। और अश्वनी भाई से मैं पहली बार इस बात पर एग्री हूं कि हमारे कानून में रिफॉर्म की जरूरत है। और जो लोग इसमें कवर फायर, रिलीजन का कवर फायर दें, कास्ट का कवर फायर दें, बलात्कारियों के अच्छे संस्कार बताएं, उनको भी सजा दी जाए। जी, लव जिहाद तो है ना। केरल से निकल के आई थी और किससे निकल के आई थी? सुन लीजिए, केरल के चर्च से निकल के आई थी। सुन लीजिए, अमित, पूरे देश को आज ये जान लेना चाहिए, जिहाद का मतलब है सत्य और न्याय के लिए संघर्ष। और अगर लेकिन उस जिहाद के शब्द के अर्थ को किसने खराब किया? रुके नहीं, एक सेकंड। अगर सही कह रहे हैं आप, लेकिन उस शब्द को किसने खराब किया? सुन तो लीजिए, अब जवाब। जब आतंकी कहते हैं जिहाद करने जा रहे हैं तो उसको कंडेम करना चाहिए। 30 साल पहले कंडेम होना चाहिए था। आप इन बेटियों को सच्चाई जानने दीजिए। रुक जाइए, देश तक केंद्र सरकार नहीं मानती। सुनो यार, पूरी सच्चाई देश तक जानी चाहिए। अगर कोई इस तरह की घटना को जिहाद कहता है
तो उस शैतान को भी वही फांसी चढ़ानी चाहिए। ये जिहाद नहीं, ये लव आतंकवाद है, और ये लव आतंकवादी हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख, कोई ईसाई, हमें मतलब नहीं है, उसको सजा देनी चाहिए। अश्विनी बात है, इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। एक बात कह रहे हैं, इसको धर्म के चश्मे से दो लोग देख रहे हैं, जो नेता देख रहे हैं, जो धार्मिक गुरु देख रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं, अनर्थ कर रहे हैं। फिर मैं ऑडियंस की बात आ रहा हूं, मुझे पता है आप काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। आशा करता हूं कि कम से कम इस बार कोई इसमें बीच में इंटरफेयर नहीं करेगा। 50 सेकंड आपके बोलिए। हाँ, बड़ी सीधी सी बात है। 15वीं शताब्दी में जब बाबर आया तो 25,000 सैनिकों को लेके आया था, और आज की डेट में भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश की मुस्लिम पॉपुलेशन 60 करोड़ है। तो स्वाभाविक सी बात है, बाबर अकेले आए यहाँ पे उन्होंने हिंदू लड़कियों को लिया, जबरदस्ती किया, जो भी किया, शादी किया। यानी 25,000 जो संख्या थी 15वीं शताब्दी में, 2022 में वो संख्या 60 करोड़ हो चुकी है। यानी मुस्लिम पॉपुलेशन कितनी बढ़ी? 25,000 से जाके वो 20,000 गुना बढ़ गई। जबकि 15वीं शताब्दी में जो भारत में हिंदू थे 13 करोड़, वो जाके 110 करोड़ हुए हैं, यानी 8 गुने बढ़े। तो हिंदुओं की पॉपुलेशन 8 गुना बढ़ी। मुस्लिम कहना क्या चाह रहे हैं? मैं कहना ये चाह रहा हूं कि 500 साल में इतना बड़ा जो हेरफेर आया, वो फिर आजाद भारत की बात कर लीजिए। आ रहा हूं, तो इसका मतलब 25,000 से 60 करोड़ बनना ये ऐसे नहीं होगा कि बच्चे पैदा कर दिए। वो 25,000, अरे भाई अश्विनी जी आप वकील हैं, सुनिए, वो 25,000 आज मैं कहूं, बहनों पूछो कि आज 21वीं सदी में आज पूरी दुनिया गर्व करे। अभी कहा दुबई में बेटी सुरक्षित है, आपने कहा दुबई में बेटी सुरक्षित है, भारत में नहीं। दुबई में सुरक्षित है, बात भी मैं पूरी नहीं कर पा रहा हूं, फैक्चुअल डेटा दे रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं भारत में मैं इन लोगों को मानता ही नहीं हूं मुस्लिम है, क्योंकि 15वीं शताब्दी के बाद भारत में उससे पहले कोई मुस्लिम था ही नहीं। भारत आप नहीं देंगे नहीं, इसमें मेरा अरे ये अपने आप को बाबर का माने, अलग माने, ये मंगोलियन माने, तुगलक माने। अभी आप भी नहीं मान रहे को, आपने ट्रेंड आपने शुरू करा, आप सुबुई को नहीं मानते, वो आपको नहीं मानते। अब दीजिए प्रूफ से मुसलमान नहीं रहेगा हिंदुस्तान में। बड़ी सीधी सी बात है, सरकार तो मान रही है कि मुसलमान है। कौन कौन सवाल पूछ रहा था? मैं चाहता हूँ लड़कियां सवाल पूछे, पीछे से शुरू करते हैं। बोले क्या सवाल है आपका? अपनी बात को रखिए आप। देखिए, लिस्ट बहुत लंबी है, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है। तो सबसे पहले तो लड़कियों को समझना जरूरी है, चाहे वो साइकोपैथी हो, चाहे वो डेमोग्राफी की बात है, लेकिन सारी बातें हिंदुओं की लड़कियों के साथ ही क्यों होती है, ये बात है। तो लड़कियों के लिए मैं ये मैसेज करना चाहूँगी कि चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, स्पेशली मुसलमान, ये एक मेंटालिटी बनाई जाती है कि मुसलमान ऐसा नहीं करते हैं। लेकिन अगर आप इस चीज के ऊपर खोजेंगे, उनको अपनी बात रखने दीजिए, इस चीज के आप ऊपर खोजेंगे ना, तब आपको पता चलेगा कितने व्हाट्सएप ग्रुप, कितनी चीजें ऐसी बनी हुई हैं, और ये एक्चुअली लव जिहाद है। आई एम गारंटीड ये बात कह सकती हूँ कि ये लव जिहाद है और ये मर्डर्ड है। इतनी जघन्य अभी घटना हुई थी, इसमें एक सुर में सबकी आवाज निकलनी चाहिए थी, पर कुछ लोग इतने गिर गए हैं कि वो आफ्ताब का ये देख रहे थे, आफ्ताब पूना वाला है, कहीं वो पारसी तो नहीं, मुसलमान के लिए, ताकि उसे बचा सकें। इतने अब घटिया सोच जब तक चलती रहेगी तो देश कैसे बढ़ेगा? और एक और ठीक है सर, अब बाद में लड़ लेना। दूसरा सवाल हर दिन 86 से ज्यादा रेप के मामले दर्ज होते हैं। सर हम आज डिबेट कर रहे हैं, हम कल डिबेट करेंगे, इस बीच 86 से ज्यादा महिलाएं का और रेप हो जाएगा। ये कब तक हम सहते रहेंगे? ओके। और कौन अपनी बात रखना चाहता है? अपना हाथ खड़ा करे, आप बोलिए। अच्छा, मैं आपको सर उसके बाद वाला जो सवाल सुना आपने सुना ही नहीं शायद। सर जमई जी से मैं कह रहा हूँ, अभी भी आपने कहा ये आफ्ताब ने मर्डर किया है, केवल वहीं तक फोकस कीजिए, आगे इंक्वायरी मत कीजिए, देखिएगा सब देखेंगे। और आपने कहा इनको कहा कि फांसी होना चाहिए, अब क्यों नहीं इस पे फतवा जारी करते हैं कि सर तन से अलग होना चाहिए, जब एक मुस्लिम ने हिंदुओं का वो किया है। ठीक है ओके, आप अपनी बात को रखिए, बोलिए। सर मेरा सवाल ये है, अच्छा ठीक है, बार बार ही बात को डिफेंड किया जाता है। देखिए, लव जिहाद कहीं ना कहीं, जितना हम लोग आज बोल रहे हैं लव जिहाद, यंगस्टर के दिमाग में वो बात बैठती है, उसके बाद वो 100 जगह पर पहुंचते हैं, और उसके बाद उनके मन में कहीं ना कहीं होता है कि शायद हम भी करें तो हमारे बड़े हमारे ऊपर फोकस करेंगे, हमें आशीर्वाद देंगे। ठीक है, ये स्पेशल कम्युनिटी की बात कर रहा हूं मैं। और उसके बाद मेरा सवाल सर ये है कि कैसे आप लोग किसी को डिफेंड कर सकते हैं? अगर वो मर्डरर है तो मर्डरर ही रहेगा। दूसरी चीज, डिफेंड तो किसी ने नहीं करा यहाँ पर, व्हाटएवर डिफेंड तो किसी ने नहीं करा। प्लीज आप क्लैरिफाई कर लीजिए। पार्लियामेंट के अंदर 2020 में, अरे यार सुन लो भाई, बोलिए सर, बाबर को जीजा बना दिया भारत का, क्या बात कर रहे हैं? बोलिए। पार्लियामेंट के अंदर 2020 में भारत सरकार के मंत्री जी किशन रेड्डी ने लिखित में कहा कि यहाँ से भारत सरकार नहीं मानती कि कोई लव जिहाद होता है, कोई एक्सटेंडेड लॉ नहीं। कोई केस जो यहाँ एक केस भारत का बता दीजिए जहाँ पे जज ने लव जिहाद की बात कही। जितने कैजुअली भारत सरकार के मंत्री ने कहा सर
वो होम मिनिस्ट्री में थे। ये गलत तरीका है आपको आप बोलने का। समझिए, तो ये जो आपका ब्रेन को भी नहीं बोलने दे रहे। ये व्हाट्सएप से मत हो जाओ। बहुत अच्छी बात की, ये ब्रेन वॉश। आप एंकर की बात मान नहीं रहे, आप लॉ की बात मानेंगे। ब्रेन वॉश आप एंकर की बात यहाँ खड़े होकर मान नहीं रहे, आप कानून की बात मानेंगे। बताइए सर। आपको इशरत याद है? इशरत को पुष्पेंद्र ने मार दिया लखनऊ में, यही सितंबर में। बिल्कुल, वो भी गलत आपको है। इशरत याद नहीं इशरत है को, अगर इशरत को पुष्पेंद्र ने, अरे इशरत मरे या इशिका मरे, गलत दोनों है। शांत रहिए आप धर्म ढूंढ रहे हैं, इसलिए ये ओछी मानसिकता और गिली हुई राजनीति है। इशरत को एजेंडा अगर मत चलाइए, कहिए कि स्पीडी सर क्या कवर फाड़ दे रहे थे? वो बोलने जस्टिस फॉर श्रद्धा बोलिए। ब्रेन वॉश करने का तरीका जस्टिस फॉर श्रद्धा होनी आप चाहिए। ब्रेन वॉश ऐसे ही करते हैं लोग। अगर इशरत, आप इससे पहले 50 डिबेट में आ चुके हैं, आप देख लीजिए, आपका यही एजेंडा रहता है। अपनी बात तो पेड एक्टर हैं बीजेपी। आप भी तो 1000 डिबेट में आते हैं। तुम्हारा पेड एक्टर, अगर तुम्हारा पेड एक्टर कम्स फ्रॉम बीजेपी, आई नो इट। ये दिस इज वेरी रॉन्ग। दिस इज वेरी रॉन्ग। Yes, you are. I can file your case against you. I will prove you. You know who I am. I am a journalism student. You can't question me right now here. Paid actor. I am paid actor. Yes, you are a You paid will give me actor. certificate. Who 10 are you to give me 50 certificate? डिबेट में आप आते मुझे लगता है कि हो। आप सवालों का जवाब नहीं देते तो गाली देते हैं। पब्लिक को बुलाओ आप। ठीक है। ये पब्लिक नहीं है यार। प्रॉब्लम ये है, बस फालतू बात, बड़ी सीधी सी बात है। एक मिनट ध्यान से सुनिए भैया, ये लड़ाई दो धर्मों की नहीं है, हिंदू मुस्लिम की नहीं है। आदिकाल से देखिए, पहले सुर असुर लड़ते थे, देव दानव लड़ते थे, मानव राक्षस लड़ते थे। अब हम उसको बाद में कहने लग गए हिंदू मुस्लिम का चक्कर नहीं है। दो संस्कृतियों में युद्ध पहले भी था, दो सोच में युद्ध पहले भी था, वो कंटिन्यू है, आज भी है। अब कभी आफ्ताब श्रद्धा बन जाता है, कभी कुछ और बन जाता है। दो संस्कृतियों में युद्ध हमेशा चलेगा। मैं आप आइडिया ऑफ इंडिया पे आता हूँ। साजिद रशीद, देखिए, जो लोग आफ्ताब में धर्म ढूंढ रहे हैं ना, उनको ये समझना चाहिए कि इसका पूरा नाम आफ्ताब अमीन पूनावाला, और ये एक पारसी है, मुसलमान है ही नहीं। अभी आपने जो क्वेश्चन किया, अभी इन्होंने जो सच्चाई क्वेश्चन है। किया, सुनिए, वही देखिए। ये सच्चाई है। बगदादी भी पारसी है, दाऊद इब्राहिम भी पारसी है, कहा कि ये जुर्म है, ओसामा बिन लादेन भी पारसी है, हिमायती सब कोई हो पारसी ही नहीं है। सकता। लेकिन जो लोग इसमें देख रहे हैं, उनको ये भी पता करना चाहिए कि जिसके हम हिमायत में है, वो आदमी है कौन। कहीं ऐसा तो नहीं हम गलत आदमी की हिमायत कर रहे हैं। नहीं, जिन पारसियों को, एक बार सुनो, जिन पारसियों को बदनाम कर रहे हैं, एक देश था पर्सिया, शांत था, समृद्ध था, खुशहाल था। पारसी तो बेचारे चींटी को आटा खिलाते हैं। उस पारसी में 5000 जिहादी गए और 500 साल के अंदर उस पर्सिया को ईरान बना दिया, फिर आपस में लड़ने लग गए, अब वो ईरान और इराक बन गया। तो ये सिचुएशन है। ओके, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, अभी इन्होंने कहा, आप अपनी बात करें। अभी इन्होंने कहा ब्रेन वॉश करना, तो यही इनकी संस्कृति है कि बाल्यावस्था से ही ब्रेन वॉश करना सिखाया जाता है। कैसे टुकड़े कर सकता है एक आदमी, एक इंसान किसी के टुकड़े कैसे कर सकता है, वो भी एक मानव के। क्योंकि इनके यहाँ बकरे को ला के उसको हलाल करके उसके टुकड़े टुकड़े करके खाया जाता है, लोगों में बांटा जाता है। यही इनकी संस्कृति है, यही इनको ब्रेन वॉश करने का तरीका है। अमीश, मैं दोबारा जो एक्चुअल प्रॉब्लम है उस पर हिट करूंगी, मैं उस पर हिट करूंगी। मैं बार बार ये कहती हूँ कि ये जो साइकोपैथी होती है, इसको मैं एड्रेस करने की जरूरत है, क्योंकि आतंकवाद भी साइकोपैथी करते हैं, अपराध भी साइकोपैथी करते हैं, एक देश को दूसरे देश से लड़वाते भी साइकोपैथ्स हैं। जितनी भी साइकोपैथी करते हैं, मॉब लिंचिंग भी साइकोपैथ करते हैं। Exactly. लेकिन मॉब लिंचिंग एक केस, दो केस, 135 करोड़ पॉपुलेशन में, उसको जनरलाइज मत करिए। लव जिहाद अमीश में लेकिन क्यों कर रही हूँ? अरे मैं क्यों लेकिन कर रही हूँ? रशीदी साहब क्यों लेकिन कर रही हूँ? सुन तो लीजिए। 10 सेकंड बोलिए। मैं इसलिए लेकिन कर रही हूँ, एक मुसलमान बच्चे की भी लिंचिंग होती है तो वो गलत है, लेकिन हजारों हिंदू बच्चियों के साथ लव जिहाद होता है। आप उसको डिनाई कैसे कर देते हैं? अरे आप ये कैसे कह देते हैं कि लव जिहाद होता ही नहीं है? भारत किसी राजनीतिक दल से नहीं चलता है। अगर हमारी देश की बच्चियों के साथ लव जिहाद हो रहा है तो हम उसको लव जिहाद बोलेंगे। अभी कहा जा रहा था कि भारत सरकार ने नहीं बताया तो हम नहीं मानेंगे। भारत सरकार ने सीए दिया, आपने माना? तब तो बैठे थे 5 महीने सड़कों के ऊपर। अब भारत सरकार का इंतजार कर रहे हो लव जिहाद के लिए भारत सरकार का इंतजार कर रहे हो। सीए जब आया तो माना था। ओके, सीए को आप मानते हैं ना? सीए को आप मानते हैं ना? अरे सीए को आप मानते हैं ना? तो इसको भी मान लो।
सीए को अगर आप मानते हो तो इसको भी तो मानो। अच्छा ठीक है, ओके। देखिए हमेश आपने आखिरी 4 जो मिनट। कंपैरिजन किया है ना, ये ठीक नहीं है, क्योंकि सरकार कोई भी कानून लाती है। अब किसानों के खिलाफ कानून आया तो उन्होंने भी धरने प्रदर्शन किए ना, उन्होंने भी धरने प्रदर्शन किए। कोई भी कानून किसी के खिलाफ आएगा तो वो धरना प्रदर्शन, ये मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मेरा संविधान मुझे अधिकार देता है। 1 सेकंड भाई साहब, 1 सेकंड सर। अरे भाई साहब, आप 690 ACP हिंदू जेल में बंद है दिल्ली दंगों आप में। ACP रह आपको चुके पता है हैं। कुछ? आप जैसे आप लोगों अपनी की बात वजह से के दंगे माइक होते पे नहीं, हैं। आप अपनी बात रखिए आप ना। जैसे अफसरों की वजह से दंगे होते हैं, जिनकी आपके सोच लोग ये हैं, है, आपकी जहनीत जिनकी की वजह सोच से दंगे ये है। होते हैं। सीए एनआरसी के दंगों के अच्छा हुआ, जिम्मेदार आप आप लोग लोग के बना गया उसमें। जो पार्लियामेंट ने आप- पास किया अरे था। कैसे सीए कहते हैं एनआरसी को मुसलमानों ने सुनिए। दंगा किया? आप कानून ये की कैसे बात कह सकते करते हैं? मुसलमान नाम नहीं हैं। आप लिया। कैसे कह सकते हैं? नाम नहीं लिया इन्होंने मैंने। कहा 60 सीए लोगों को एनआरसी मार के दंगों के लिए कौन जिम्मेदार है? शर्म आनी चाहिए आप इनको। लोग जिम्मेदार हो। इनको शर्म आनी ओके, चाहिए। आप अपनी बात को रखिए। ये कह रहे हैं कि 60 लोगों को मार दिया। आप दंगों को मुसलमान से 60 जोड़ लोग रहे मारे हैं। गए, ये तो आप सत्य है। दंगों को मुसलमान से जोड़ रहे हैं, नहीं दंगों को धर्म से जोड़ रहे हैं। आप शर्म नहीं आती आपको? आपको शर्म नहीं आती है? क्या बात आप कह रहे हैं? अभी अब शांत बैठिए ना मैडम। मैडम ऐसे नहीं होता, बीच में आप बोलेंगी। सर आप भी अब शांत बैठिए ना अच्छा प्लीज। हुआ जब सुप्रीम कोर्ट नहीं मानता लव जिहाद को, सरकार नहीं मानती लव जिहाद को, तो फिर मैं और आप कौन है लव जिहाद कहने वाले? मुझे बताइए आप। ये एजेंडा है साजिद साहब। अच्छा, एजेंडा है, यही सिर्फ तो एक एजेंडा है। एजेंडा नहीं कहा जा सकता। ये राजनीतिक एजेंडा है। वही काम जवाब देंगे। वोटर को पोलराइज कर रहे हैं आप। लव जिहाद एजेंडा, यही हम कह रहे हैं। एक कुछ सुबह खान। अमीश, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहती हूँ, राजनीतिक दलों की अपनी कुछ मजबूरियां होती हैं। सरकार उस बात को मानती है जिस बात को समाज मानता है। मैं पूरे देश से अपील करना चाहती हूँ कि हमारे देश की बच्चियों के साथ लव जिहाद हो रहा है, अलग अलग चेहरे बदल कर हो रहा है। कहीं पे उनको मुसलमान बनाया जा रहा है इस्लाम फैलाने के लिए, कहीं पर उनको ईसाई बनाया जा रहा है क्रिश्चियनिटी फैलाने के लिए। हमें जिस दिन देश लव जिहाद को मान लेगा, आपने लव जिहाद किया है। साजिद रशीदी कह रहे हैं। आपने एक 10 सेकंड सबसे पहला फर्क, अरे सबसे पहला फर्क, तो लव जिहाद है ना। अरे सबसे पहला फर्क इंटरफेथ शादी लव जिहाद नहीं है क्या? अरे भाई बार-बार आप करोगी तो लव जिहाद नहीं, दूसरा करेगा महाराष्ट्र तो लव में जिहाद। रूपाली को का गला काटा सुनिए जाता, आप उस पे मेरी बुर्का बात। नहीं डाला था। वो मेरी क्या बात सुनिए, वो आपने क्या आपके मान सकता कानों में गई। मैं कह रहा हूं कि जो भी लोग हैं, जो भी लोग हैं, चाहे प्रीति शर्मा ने फिरोज का कत्ल किया हो, बैग में उसकी बॉडी को रखा हो, चाहे रूपाली का हो, दोनों की दोनों मानसिकताएं ये संदेश देती हैं, और बेटी और बेटों दोनों को संदेश है कि जिन माँ बाप ने आपको 25 साल पाला बढ़ाया और पैदा किया है, आपका पोषण किया है, उनको छोड़कर मत जाइए, नहीं तो कौन धोखा दे दे ये कोई भी कर सकता बड़ी है। महत्वपूर्ण बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात है। मैं इस कार्यक्रम का अंत यहीं से करता हूं, इस कार्यक्रम का अंत यहीं से करता हूं। लेकिन ये जो 35 टुकड़े कटे हैं श्रद्धा के, ये चीख चीख के कह रहे हैं कुछ। इस आवाज को जरूर सुनिएगा। अगर आप नहीं सुनेंगे तो वक्त आपको जरूर सुनाएगा। नमस्कार, और ईश्वर श्रद्धा की आत्मा को शांति दे। इसी के साथ इस कार्यक्रम का मैं समापन करता हूं। नमस्कार, ओम शांति ओम।